हेलो स्टूडेंट्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया था दो टॉपिक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मींस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जो भी हम सारी लाइफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे उसमें दोनों सेक्शन हमको करने के, जैसे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एज वेल एज न्यूट्रिशन इन एनिमल, रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन एनिमल, लाइक दिस। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फटाफट समराइज कर लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मींस फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, क्योंकि प्लांट इसी मेथड से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं या न्यूट्रिशन लेते हैं। हमने इसको स्टडी कर लिया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है या सब पार्ट्स बनते हैं, इसकी छोटा सा टॉपिक बनता है, तो आप इसको इसमें 3 पॉइंट्स बुक में दिए हुए हैं, क्योंकि हमने डिटेल में स्टडी कर लिया था, इसको रिवाइज ही कर रहे हैं हम। फोटोसिंथेसिस है तो रिएक्शन कैसा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज होगा इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल व्हिच इज प्रेजेंट एज अ ग्रीन पिगमेंट और रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन प्लांट्स, फॉर्म करेंगे ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, बैलेंस रिएक्शन मैंने लिखा है, इस रिएक्शन को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस रिएक्शन में 3 इवेंट्स होती हैं जो हमने स्टडी कर ली थी, मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों इवेंट्स। यानी फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि ऐसे हो रहा है, लेकिन उसमें बेसिकली क्या होता है, तो उसमें होता है सबसे पहले व्हाट इज द यूज ऑफ क्लोरोफिल। अगर मान लो ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया क्वेश्चन कि व्हाट इज क्लोरोफिल एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल अगर होता है तो वो क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में काम आता है। तो अगर क्लोरोफिल नहीं होता तो सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते प्लांट, और सनलाइट यहाँ पर अगर मिसिंग होता तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो फर्स्ट जो इवेंट है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, और वी कैन से सोलर एनर्जी, है ना, बाय क्लोरोफिल। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बताया था लाइट एनर्जी सन प्लांट्स ने लिया, उसको किस में चेंज कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट में, यानी केमिकल एनर्जी में। तो लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, इस प्रोसेस में सन की सोलर लाइट केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली तो उसका न्यूट्रिशन है ना, जो प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ओके, सो लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। स्प्लिटिंग मतलब होता है ब्रेक डाउन, है ना। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल आपने यहाँ पर जो वाटर यूज हो रहा था, ये अल्टीमेटली यानी लास्ट में किस में चेंज हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेकडाउन इसका हो जाता है, जिसमें आपको सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। अब आपकी बुक में यहाँ पर ये वाटर यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है, एक्चुअली ऐसा नहीं है, वाटर नहीं लिखना होता, ऑक्सीजन ही यहाँ पर आती है, लेकिन बुक में जैसा दिया हुआ है वैसे ही करना है। तो हमको ये टर्म याद रखनी है कि वाटर मॉलिक्यूल जो यहाँ पर आपने लिया है उसका क्या फंक्शन हो गया, वो स्प्लिट हो जाता है, यानी ब्रेकडाउन हो जाता है उसका, और वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में डिवाइड होता है। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन में से ये जो ऑक्सीजन थी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसमें से ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है और ये क्या बन जाता है, C6H12O6, जो एक कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किस में होता है, या विच इज रिड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। मैंने लास्ट में आपको डिस्कस कर लिया था इसके बारे में, और 3 फैक्टर जो यहाँ से निकल के आए थे वो भी मैंने आपको बता दिए थे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे जिनके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। उसमें फर्स्ट है सनलाइट, ठीक है, सेकंड हो गया आपका क्लोरोफिल, एंड थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो 3 ऐसे इवेंट्स हैं, 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तीनों की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए हमारी बुक में 3 एक्टिविटीज दी हुई है। वो एक्टिविटीज एक्सपेरिमेंट फॉर्म में है, जो बहुत इजीली समझ में नहीं आती बुक में से रीड करते हैं तो, लेकिन मैं आपको उसमें एक्सपेरिमेंट कैसे किया हुआ है वो थोड़ा सा बेसिक उसका आपको समझा देती हूँ कि एक्चुअल में उसमें क्या किया हुआ है, फिर डिटेल में हम उसको देख लेंगे, क्योंकि अभी हमें दोनों मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन खत्म करना है। वन इज ऑटोट्रॉफिक एंड अनदर इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ओके। सो हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरो मतलब डिफरेंट,
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अलावा यानी जहाँ पर क्लोरोफिल नहीं है उसके बाद जितने भी न्यूट्रिशन है वो सब हेटेरोट्रॉफिक की कैटेगरी में आएंगे। बेसिकली हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज सेप्रोफाइटिक, देन पैरासाइट या पैरासाइटिक और होलोजोइक। ओके, तीनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। पहले वो देख लेते हैं, एग्जांपल भी देख लेते हैं। व्हाट इज सेप्रोफाइटिक? सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिके मटेरियल। डिके मतलब जो स्पॉइल हो गया, खराब हो गया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड डेड एंड डिके मटेरियल से लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक। बेस्ट एग्जांपल है इसका फंगस और फंगाई, है ना। ये अपना न्यूट्रिशन डेड और डिके मटेरियल से लेते हैं, इसलिए उनको सेप्रोफाइटिक या दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक के 3 टाइप्स हैं। उसमें हेटेरोट्रॉफिक जो एनिमल्स होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं उनके बेसिस पे हमने उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। ये तो हो गया द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिके मटेरियल। एग्जांपल हो गया इसके फंगस। नेक्स्ट है पैरासाइटिक। अब पैरासाइटिक में ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट तो होते हैं लेकिन वो कैसे मटेरियल पर डिपेंडेंट होते हैं? लिविंग, है ना। तो ऑर्गेनिज्म व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सब्सटेंसेस, है ना, तो उनको क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक। और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? होस्ट, है ना। तो इसमें जो होस्ट होता है और पैरासाइट होते हैं वो हमेशा बेनिफाइड नहीं होता, यानी उसमें हमेशा होस्ट को बेनिफिट मिले पैरासाइट रहने का वो पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम केसेस में होस्ट हार्म होता है ना। जैसे एग्जांपल हो गया इसका प्लाज्मोडियम, जिससे मलेरिया कॉज होता है। मलेरिया इज नॉट कॉज्ड बाय एनाफिलिस मॉस्किटो, इट इज ओनली स्प्रेड बाय मॉस्किटो, है ना। तो वो होता किससे एक्चुअल में? एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम के जो होस्ट है, यानी सपोज करो मैन को हो रहा है, ह्यूमन बीइंग को हो रहा है मलेरिया, तो वो उसका होस्ट हो गया जिसको वो हार्म करेगा। लेकिन कुछ ऐसे पैरासाइट होते हैं जो बॉडी के अंदर, जैसे हमारी बॉडी के अंदर इस्चीरिया कोलाई एक बैक्टीरिया है ना, तो कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो यूजफुल भी होते हैं, यानी वो हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं और बदले में हमारी बॉडी को कुछ और प्रोटेक्शन या कोई और डिफरेंट टाइप का फंक्शन करते हैं। तो दोनों डिफरेंस समझ में आए। सेप्रोफाइटिक में ऑर्गेनिज्म डेड और डिके मटेरियल पर डिपेंडेंट होते हैं। पैरासाइट में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, है ना। यानी अगर वो जैसे डेड जो बॉडी है उसको मलेरिया नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अब वो जो होस्ट है वो डेड हो गया है। होस्ट डेड हो गया तो उस पर डिपेंडेंट होने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो किससे अपना न्यूट्रिशन लेंगे? तो द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज पैरासाइट। इसका एक एग्जांपल हो गया प्लाज्मोडियम। आप प्लांट पैरासाइट का एक एग्जांपल भी पढ़ चुके होंगे जिसको कुचकुटा कहते हैं। ये एक प्लांट पैरासाइट है ना, इसका नेम आपकी बुक में दिया हुआ है। तो जो जिस पे डिपेंडेंट होता है उसको क्या बोलेंगे? होस्ट, और जो डिपेंडेंट है उसको क्या बोलेंगे? पैरासाइट। ओके, नेक्स्ट है होलोजोइक, जिसके अंदर कैटेगरी आती है जिसमें 2 एग्जांपल हमारी बुक में दिए हुए हैं, अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग मतलब द ऑर्गेनिज्म व्हिच टेक देयर फूड एज अ होल। अगर वो होल ऑर्गेनिज्म को यानी होल सब्सटेंस एज ए न्यूट्रिशन ले रहे हैं, होल मतलब पूरा ले रहे हैं, पूरा मतलब आप ऐसा कहोगे नहीं हम तो बाइट तोड़ तोड़ के खाते हैं, दैट इज ऐसे नहीं, है ना। अगर आप ह्यूमन बीइंग होलोजोइक की कैटेगरी में आता है, अमीबा जो अपना फूड एज इट इज ले लेता है, तो जो अपना फूड एज ए होल लेते हैं इनसाइड द बॉडी उनको बोलते हैं होलोजोइक। तो ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 3 पार्ट्स हो गए, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। ऐसा आपकी बुक में अलग अलग करके नहीं दिया हुआ, इसको नोट डाउन करना। तीनों के डेफिनेशन और एग्जांपल आपको लर्न करने के हैं, है ना। तो ये
न्यूट्रिशन हो गए, 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, दोनों पे 2 मार्क्स की क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। राइट नोट ऑन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो फोटोसिंथेसिस एंड इट्स 3 इवेंट्स हो गया। फिर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेप्टोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक, तीनों का डेफिनेशन एंड एग्जांपल। ओके, नाउ वो एक्सपेरिमेंट में आपको थोड़ा सा कर देती हूँ, फिर आप उसको बुक में से रीड करोगे। एक्सपेरिमेंट तीनों एक्टिविटीज है, बोर्ड में एक बार पूछा हुआ है, कोई भी एक एक्टिविटी पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें से ये जो चैप्टर है इसमें और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं पूछने के लिए, बॉडी का ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड, लेकिन फिर भी ये एक्टिविटीज एक्सप्लेन करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम देख लेते हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है बुक में से। 3 एक्टिविटीज हैं, है ना, जो तीनों एक्टिविटीज ये एक्सप्लेन करेंगी कि क्लोरोफिल, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इन तीनों में से एक फैक्टर भी मिसिंग है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ओके, सो क्लोरोफिल, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले तीनों जो एक्टिविटीज है उसमें एक जो बेसिक एक्सपेरिमेंट है वो सेम है। क्या सेम है कि किसी भी वे में अगर क्लोरोफिल रिमूव कर दें, यानी प्लांट में से क्लोरोफिल किसी भी मेथड से निकाल दें तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अगर सनलाइट नहीं दें, यानी प्लांट को हम किस में रखें, डार्क में रखें, और सनलाइट नहीं दें तो क्या नहीं बनेगा, उसका फूड नहीं बनेगा। अच्छा, यहाँ पर एक 2 चीजें पहले से समझाई हुई हैं कि प्लांट बॉडी में जो ग्लूकोज है, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो उसका जो फूड है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा हुआ भी है, ठीक है। तो इन प्लांट बॉडी फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और ह्यूमन में ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फूड है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, यानी जब भी जरूरत पड़ेगी ये ग्लूकोज जो है, ये ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाएगा। प्लांट को जब नीड होगी तो वो स्टार्च ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। तो स्टोर्ड फूड इन आवर बॉडी इज ग्लाइकोजन, यानी ये ह्यूमन में है ना, और ये प्लांट्स में है, या ह्यूमन एंड एनिमल्स में है, और यहाँ पर जो स्टार्च है वो प्लांट में है। तो यानी जो फोटोसिंथेसिस होगा तो वो ग्लूकोज जो है वो बॉडी के अंदर, यानी प्लांट बॉडी के अंदर स्टार्च में चेंज हो जाएगा। स्टार्च को टेस्ट करने के लिए एक सॉल्यूशन यूज करते हैं जिसको बोलते हैं आयोडीन। ओके, अगर आप आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स स्टार्च कंटेनिंग ऑब्जेक्ट पे रखते हो, यानी स्टार्च के सॉल्यूशन पे, या जैसे पोटैटो पे आपने आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स डाल दी तो वो वॉयलेट कलर का हो जाएगा, है ना, यानी इसका कलर चेंज ऑब्जर्व होगा। तब जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इसका मतलब प्लांट के जो पार्ट्स हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा, और जब स्टार्च नहीं होगा तो वो आयोडीन के साथ भी टेस्ट नहीं देगा। पहले बेसिक आपको समझ में आएगा कि एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं, तो आपको एक्सपेरिमेंट भी समझ में आएगा। तो यहाँ मैंने आपको समझाया है कि ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स and in the form of glycogen in human beings. Okay? Now मैंने क्या बताया, अगर आपको फोटोसिंथेसिस को एब्सेंट करना है तो आप प्लांट को क्या कर दो, डार्क में रख दो। डार्क में रख दोगे तो उसके अंदर फूड फॉर्म नहीं होगा, है ना, फूड फॉर्म नहीं होगा। अगर फूड नहीं है यानी स्टार्च नहीं है, तो वो आयोडीन के साथ कोई भी टेस्ट नहीं देगा। तो आप क्या कर सकते हो, आयोडीन टेस्ट उसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपने एक प्लांट लिया, इसमें दिया हुआ है क्रोटोन प्लांट, क्रोटोन मतलब पॉटेड प्लांट आपने लिया है, उसको सनलाइट में रखा, है ना, कुछ टाइम तक, यानी कुछ आवर्स तक या डेज तक आपने उसको सनलाइट में रखा। उसके बाद आप उसको डार्क में ले आए, तो सनलाइट में जितनी फोटोसिंथेसिस होनी थी उतनी हो गई। फिर आप उसको डार्क में रखोगे, कुछ आवर्स के लिए आपने उसको डार्क में रखा। फिर उस प्लांट की आपने क्या कर दी, लीफ को प्लग कर दिया, यानी लीफ आपने उसको निकाल दी। कुछ आवर्स के बाद जब आपने डार्क में रखा, उसके बाद लीफ निकालने के बाद उस लीफ को अल्कोहल सॉल्यूशन में, है ना, यानी किसी ये जो जार है उसके अंदर अल्कोहल फिल किया
किया। ओके, अल्कोहल इनफ्लेमेबल होता है, इसलिए उसको डायरेक्टली आप हीट नहीं कर सकते, उसको एक वाटर बाथ, इसके लिए पहले से पानी भरा हुआ किसी बड़े कंटेनर में, और फिर उसके अंदर आप वो अल्कोहल वाला जार रखो, इसमें इसको हीट करने का है। इस अल्कोहल के अंदर आपने वो लीफ ले ली जिसको आपने पहले लाइट में और उसके बाद डार्क में रखा था। ठीक है, ये बेसिक मेथड है। तीनों एक्सपेरिमेंट जब आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्या किया आपने, एक वाटर बाथ बनाया कि एक बड़े कंटेनर में पहले वाटर फिल किया, फिर एक छोटे कंटेनर में आपने अल्कोहल लिया, क्योंकि आप अल्कोहल को डायरेक्टली बर्नर पे नहीं रख सकते। अल्कोहल के अंदर आपने वो लीफ जो आपने प्लग की थी, जिसको आपने पहले सनलाइट में रखा, फिर डार्क में रखा, फिर उस प्लांट में से निकाला है, वो लीफ आपने इस अल्कोहल के सॉल्यूशन में डाल दी। थोड़ी देर बाद इस अल्कोहल के सॉल्यूशन में से जब आप लीफ निकालोगे तो इसमें से जो है वो क्लोरोफिल जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कहीं कहीं पर आपको क्लोरोफिल दिखाई नहीं देगा। और जब आप इस लीफ को टेस्ट करोगे विद आयोडीन सॉल्यूशन तो आप ये देखोगे कि अगर स्टार्च होता तो पूरी की पूरी जो लीफ थी वो पर्पल हो जानी चाहिए थी, यानी उसमें कलर चेंज ऑब्जर्व होना चाहिए था। लेकिन आप देखोगे कि कहीं कहीं पर, यानी लीफ के आपको ऐसे स्पॉटेड पार्ट्स दिखाए हुए, कहीं कहीं पर आपको वो एब्सेंट यानी कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा, यानी प्लांट में स्टार्च फॉर्म नहीं हुआ है। ठीक है, एक ही एक्सपेरिमेंट से दो चीजें एक्सप्लेन हो गई यहाँ पर। जब आपने उसको अल्कोहल में डाला तो उसमें से क्लोरोफिल निकल गया, तो क्लोरोफिल निकल जाएगा तो भी आयोडीन टेस्ट नहीं होगा, है ना, क्योंकि अगर क्लोरोफिल नहीं था, ठीक है, तो भी सनलाइट क्लोरोफिल नहीं होगा तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपने पहले इसको लाइट में रखा फिर डार्क में रखा, तो कुछ अमाउंट ही स्टार्च का प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि डार्क में रखने की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। तो आप देखोगे कि कहीं कहीं पर ही आयोडीन का जो है वो कलर चेंज ऑब्जर्व होगा, और कहीं कहीं पर जो है वो आपको आयोडीन में कलर चेंज नहीं होगा, यानी वहां पर स्टार्च नहीं है। दोनों एक्टिविटीज आप रीड कर लेना बुक में। 6.1 एक्टिविटी है वो जो ब्लू बॉक्स में दी हुई है ना, और उसमें आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे प्लांट की जो लीव्स हैं वहां पर स्टार्च एब्सेंट है। कौन कौन से सॉल्यूशन हमने यूज किया, अल्कोहल सॉल्यूशन क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए, और आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, क्लोरोफिल भी ऐसे रिमूव हो जाएगा। अगर आप क्लोरोफिल रिमूव करके फिर आप अगर मान लो किसी प्लांट की कुछ लीव्स को आपने क्लोरोफिल सॉल्यूशन में डिप किया तो भी उसका क्लोरोफिल रिमूव हो गया। क्लोरोफिल रिमूव होने की वजह से भी स्टार्च एब्सेंट दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि सनलाइट तो एब्जॉर्ब हुई ही नहीं, है ना। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपको ये पता करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए एक लिक्विड एक केमिकल लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या करेगा, जैसे ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है बुक में, एक जार लिया है, गैस जार या बेल जार जिसको बोलते हैं बड़ा, और इसके अंदर आपने एक पॉटेड प्लांट रखा है। ठीक है, इस पॉटेड प्लांट के इसी जार के अंदर आपने या जो डिश लिया है उसमें आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फिल कर दिया है। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस जार के अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने की वजह से प्लांट को जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था फोटोसिंथेसिस के लिए वो नहीं मिलेगा। चाहे आप इसको लाइट में रख दो तो भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। थोड़े टाइम बाद प्लांट में आप कुछ चेंजेस देखोगे, फिर से आप लीफ के साथ वही एक्सपेरिमेंट करोगे। इस प्लांट की लीफ थी, उसको अल्कोहल में डाला, उसमें से क्लोरोफिल एक्सट्रैक्ट किया, फिर आयोडीन का टेस्ट किया, तो वहां पर भी आप देखोगे स्टार्च जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, तो क्या शो करेगा कि विदाउट क्लोरोफिल नो फोटोसिंथेसिस, नो फूड फॉर्मेशन, स्टार्च एब्सेंट, आयोडीन टेस्ट इज नेगेटिव। तो ये बेसिक है, आप एक बार रीड करो, कुछ डाउट है तो पूछ लेंगे हम। ठीक है, तो ये तीनों फैक्टर हो गया, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स स्टार्ट करेंगे। उसमें भी सबसे छोटे एनिमल यानी न्यूट्रिशन इन अमीबा से स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके बाद न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।